जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि भारत के 395 आर्टिकल्स को 22 भागों में बांटा है। तो आज से हमारी ये वीडियो जो भी रेगुलर वीडियो आएगी उसमें हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और आर्टिकल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम 1 से 11 तक केवल दो पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, अगली वीडियो में हम दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन इस तरह से हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि हम किन किन आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। हम 1 से लेके 11 तक और आपके इस तरह से दो आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमें क्यों जरूरत पड़ी 395 आर्टिकल को 22 भागों में बांटने की, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो हमारी सरलता के लिए कि हमें चीजें बेहतरीन ढंग से याद हो, और दूसरी बात कि अब कई ऐसे रेगुलेटरी है, कई ऐसे आर्टिकल्स है जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। अब एक ही टॉपिक से रिलेटेड है तो इसको एक बॉक्स में डाल दिया है और उसको एक भाग बना दिया है। तो इस तरह से हमारे 395 आर्टिकल 22 भागों में डिवाइड किए गए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम भाग एक और भाग दो, पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाग एक क्या कहता है, पार्ट वन क्या कहता है। भारत के जो संविधान का भाग एक है वो कहता है भारत के भारत देश की परिभाषा के बारे में, कि भारत देश की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है सिंपली कि भारत संघ है और जो उसकी जो उसके राज्य है वो इसकी टेरिटरीज है। कहने का मतलब है कि इंडिया इज अ यूनियन एंड इट्स स्टेट इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के जो राज्य है इनको भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। इनके बीच में इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई कुछ टाइम के लिए भारत के राज्य भारत में रहेंगे और कुछ टाइम के बाद ये भारत से अलग हो जाएंगे। नहीं, इनको कभी खत्म भी नहीं किया जा सकता है। ये बढ़ेंगे परंतु घटेंगे कभी नहीं। तो ये कहा गया है भाग वन में, कि सिंपली याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत किस भारत देश की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। और कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और आपने क्या करना है, भाग एक कर देना है। तो अब हम भाग एक में चार आर्टिकल लिखे गए हैं, चार आर्टिकल आते हैं एक से लेके चार तक। क्योंकि अब इसको इसलिए एक पार्ट में एक भाग में डाल दिया क्योंकि चारों के चारों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या कहता है आर्टिकल वन। तो इससे पहले आप एक चीज समझ लो ना कि हमें आप सभी को पढ़ना इस तरीके से है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजों को समझना है, आपको बातों को समझना है। जब आपको बातें समझ में आएगी, चीजें समझ में आएगी, तो तब आप उस टॉपिक के ऊपर, अगर आपको मैं एक लाइन में पूरी डेफिनेशन बता देता तो आप उस एक लाइन को 100 लाइनों में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये तब होगा जब आप पॉइंट्स को समझोगे, जब आप चीजों को समझोगे, जब आप उसको जब आप उसके ऊपर रट्टा नहीं मारेंगे। अगर रट्टा मारेंगे केवल एक ही लाइन आपको समझ में आएगी। तो जो सबसे पहला आर्टिकल ये कहता है कि सिंपली यही चीज कही गई है कि भारत को भारत के राज्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। जब भारत के 28 राज्य है, ये 28 राज्यों से ही भारत का निर्माण हुआ है, भारत देश का निर्माण हुआ है। सिंपली यही कहा है, डेफिनेशन याद रखनी है। आर्टिकल वन में क्या कहा है, डेफिनेशन ही कही है। जो बात मैंने आपको भाग एक में कही वही चीज सेम आर्टिकल वन में कही गई है। कि अगर आप यहाँ पर समझो 28 राज्य है, जब ये 28 राज्य एक है तब जाके क्या बना है, इंडिया बना है। तब जाके आपका इंडिया बना है। ऐसा नहीं है कि
इसको कुछ टाइम के बाद आपका जम्मू कश्मीर अलग होगा, कर्नाटका, साउथ ईस्ट कंट्रीज अलग होगी, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे नहीं हम खुद का राज्य, खुद अपना देश अलग कर देंगे हम, या फिर जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं कि नहीं हम अपना देश अलग बनाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। तो नंबर 2 आर्टिकल क्या यहाँ लिखा भी है, भारत देश की परिभाषा। नंबर 2 आर्टिकल क्या कहता है? नंबर 2 आर्टिकल सिंपली कहता है सीमा में परिवर्तन संघ। अगर मान के चलो भारत के किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या फिर किसी नए राज्य का पुनर्गठन करना है, तो ऐसे में पावर किसके पास है? बिल्कुल संसद के पास है। आपको पता है संसद में दो लोकसभा और राज्यसभा होती है। जब लोकसभा बिल पास करेगी, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा से भी राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद हम नए राज्यों की नए राज्यों को बना सकते हैं, अन्यथा हम किसी राज्य को नहीं बना सकते हैं। तो सिंपली आपको ये बात याद रखनी है पार्ट सॉरी आर्टिकल 2 में कि इसमें अगर नए राज्यों का पुनर्गठन करना है, नए राज्यों को बनाना है, या फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या फिर राज्य अवेलेबल है और जैसे है वर्तमान में और उसकी सीमाओं को घटाना है, तो ऐसे में इसके संबंध में कौन डिसीजन लेगा? संसद डिसीजन लेगा। संसद में दो लोकसभा राज्यसभा जब बिल पास होंगे उसके बाद ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। आप नए राज्य भारत में नए राज्य बनाए जा सकता है या फिर जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं को घटाया जा सकता है। नंबर 3 आर्टिकल क्या कहता है कि विधानमंडल की सहमति। अब यहाँ पर एक बात ढंग से समझना, विधानमंडल कहा गया है, विधानमंडल कहाँ पर होती है? राज्य की होती है विधानमंडल। तो अब राज्य में विधानमंडल में दो चीजें होती है, एक आपकी विधान एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो इसमें कहा है विधानमंडल की सहमति कि जब दोनों विधान, चाहे वहां विधानमंडल हो या फिर विधानसभा, अगर दोनों है तो अगर मान के चलो हमें हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को घटाना है, तो ऐसे में हमने घटा के क्या करना है, किसी दूसरे राज्य में उसको जोड़ देना है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? वहां की विधानमंडल से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। किसको लेनी पड़ेगी? संसद को पहले इसकी सहमति। अगर विधानमंडल उस राज्य की सहमत है तो तभी संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है, तभी उसकी सीमाओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर वहां की विधानमंडल ही सहमत नहीं है तो संसद भी कुछ नहीं कर सकती है। अगर संसद बोलती है कि ठीक है जी हम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमाओं में परिवर्तन करेंगे, हम उत्तराखंड को बड़ा और हिमाचल को छोटा कर देंगे, ये तभी मुमकिन होगा जब विधानमंडल वहां की सहमत होगी। ऐसे ही कुछ नहीं होगा। करेगी सहमति इनसे इनकी होगी, परंतु करेगी कौन? विधानमंडल नहीं करेगी, करेगी संसद। इस चीज को आपने थोड़ा ढंग से समझना है। तो फिर लास्ट जो इसमें चौथा आर्टिकल क्या था, सॉरी 3 कंप्लीट हो गए, चौथा आर्टिकल क्या कहता है कि इसमें बताया गया संसद तय करेगी, संसद तय करेगी कि किसकी सीमाओं को बढ़ाना है, किसकी सीमाओं को घटाना है, कि कब नए राज्यों को बनाना है, कब राज्य की सीमाओं को घटाना है। सपोज कोई राज्य कहता है भारत का कि भाई हमें अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना है, अगर हमें क्या बोलता है राज्य की सीमाओं को बढ़ाना है, क्या बोलेगा संसद? ठीक है जी हाँ विधानमंडल सहमत है, राज्य के जो उस राज्य की विधानमंडल सहमत है, और क्या फिर संसद क्या बोलेगी? ठीक है जी हम हाँ अगर आप सहमत है तो हम आपकी सीमाओं में परिवर्तन करेगी। नहीं, जब संसद को महसूस होगा, जब लगेगा कि भाई नहीं यहाँ पर वाकई संसद इस राज्य में सीमाओं में परिवर्तन करने की जरूरत है या फिर घटाने की जरूरत है, तो तब वहां की विधानमंडल से सहमति ली जाएगी कि आप इस चीज में एग्री हो कि नहीं हो। अगर वे एग्री है तो फिर किया जाएगा। एग्जांपल आपके पास बहुत अच्छा है ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का, कि बहुत से जो ऐसे क्षेत्र है जो उत्तराखंड में शामिल कर दिए गए, उनको क्या कर दिया गया, उनको यूपी से
काट कर उत्तराखंड में जोड़ दिया गया। यूपी की सीमाओं को कम क्यों, आपको देखते हो ना बात, इस टाइम भारत का सबसे बड़ा अगर राज्य कोई है जनसंख्या में तो 23 करोड़ जनसंख्या वहां की है, तो इसलिए संसद को लगा कि नहीं, हमें इसकी सीमाओं में परिवर्तन, हमें इसके कुछ क्षेत्र उत्तराखंड में शामिल करना चाहिए ताकि वहां की जनसंख्या भी कंट्रोल में रहे और प्रशासन की व्यवस्था भी हो, और उत्तराखंड में जो छोटा राज्य है उसको भी कहीं ना कहीं वहां पर भी प्रशासन ढंग से और जनसंख्या और राज्य की सीमाओं में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो या फिर बढ़ जाए इसकी सीमाएं। तो जब संसद को लगेगा, ऐसे ही कुछ नहीं होगा, सहमति आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है। संसद तय करेगा कि भाई किसको किसकी सीमाओं को बढ़ाना है घटाना है। ये कंप्लीट हो गया, आपको आपका कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर जो भाग सेकंड आपको नागरिकता का आता है, सिटीजनशिप क्या कहता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। सिटीजनशिप नागरिकता क्या होती है। नागरिकता को आपको इस तरह से समझो कि भारत देश में कौन व्यक्ति नागरिक होगा, किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। है तो यहाँ पर आप देखते हो ब्रिटेन, हर एक भारत में हर एक जाति धर्म और हर एक राष्ट्र को लोग रहते हैं, तो ऐसे में किसको नागरिकता दी जाएगी ये तय कौन करेगा, संसद तय करेगा। तो हम इसमें भी वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि पांचवा आर्टिकल क्या कहता है, छठा आर्टिकल क्या कहता है। हर एक को एक सीक्वेंस वाइज में याद करना है। जब आप सीक्वेंस में याद करते हो तो चीजें आपके लिए याद करना बहुत इजी हो जाती है। तो इसमें नागरिकता का सिंपली अगर समझा जाए ना कि जब भारत सरकार के द्वारा भारत के संविधान के द्वारा किसी व्यक्ति को उस देश में राजनीतिक अधिकार, वहां के सामाजिक अधिकार, वहां के मूल अधिकार उस किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं तो वे वहां का नागरिक हो जाता है। समझ बिल्कुल इजी इसी डेफिनेशन है। और तब वे वहां का नागरिक होता है। और अब हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पांचवा आर्टिकल, नंबर 5 आर्टिकल क्या कहता है। 5 आर्टिकल कहता है कि अगर जो व्यक्ति भारत में जन्मा हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वे भारत का नागरिक होगा। ये हो गया कंप्लीट, सिंपली है, जो व्यक्ति भारत में जन्मा भारत का नागरिक होगा, कोई दो राय नहीं इसमें। नंबर 6 आर्टिकल क्या कहता है। नंबर 6 आर्टिकल कहता है कि आपको पता है भारत में ब्रिटिशों ने जब भारत को आजाद किया तो भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका पाकिस्तान का हो गया और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अब उन्होंने। अब उस टाइम पर देखो क्या हो गया, पहले तो एक था, इंडिया एक था, बाद में 2 पार्ट्स हो गए। अब पाकिस्तान के कई नागरिक जब उनको ऐसा लगा कि अब भारत 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भारत में रहेंगे। छठा आर्टिकल बता रहा हूं क्या कहता है कि एक स्टोरी के जरिए अगर आप याद रखोगे तो चीजें याद करना बहुत ही इजी हो जाती है। तो जब उन्होंने कहा कि भाई हम भारत में रहेंगे, हम पाकिस्तान में, तो वे भारत में आ गए। तो ऐसे में जो पाकिस्तान से आजादी के टाइम पर, स्वतंत्रता के बाद जो भारत पाकिस्तान से भारत में आए उनको भारत का नागरिक घोषित कर दिया गया। और इसमें एक डेट याद रखनी है आपने, 19 अगस्त 1948, 19 अगस्त 1948 आपने डेट याद रखनी। जो इस डेट से पहले भारत में आया, पाकिस्तान से भारत में आया, इस डेट से पहले, तो उसको स्वतः ही उस टाइम पर ही भारत की नागरिकता दी गई। परंतु जो इस डेट के बाद आया उसको 6 महीने का टाइम लगा। क्वेश्चन कई बार पुट आउट हो चुका है ये पेपर में कि भाई किस डेट के बाद जब भारत में पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को भारत में आने दिया गया, तो उस जो डेट थी, जो आपकी 1948 के बाद 6 महीने का टाइम क्या लग गया, 6 महीने की टाइम लग गया उन व्यक्तियों को भारत में नागरिकता को हासिल करने के लिए। छठा आर्टिकल यही है, जो भारत पाकिस्तान से भारत में आए नागरिकता उनको मिल गई। नंबर 7 आर्टिकल क्या कहता है, यहाँ पे लिखा भी है, भारत से पाकिस्तान को गया पर बाद में भारत में वापस आ गया। अब 7वां आर्टिकल सिंपली कहता है कि
जिस तरह से भारत के लोग यहाँ पर आए, तो अब भारत में से भी कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे। रीजन कुछ भी हो, इस चीज को हम इस डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई क्यों गए वो, क्यों आए वो। तो जैसे जो भारत से पाकिस्तान में गए, कुछ टाइम पर ये यहाँ पर रहे, और यहाँ पर वर्तमान अभी हाल ही में एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, आपने देखा कैसे वहां के मुस्लिमों ने, वहां के लोगों ने हिंदू पंडितों का किस तरह से उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको मार पीटा, और बाद में वे उसी के ऊपर आधारित है ये मूवी। और जब वे इंडिया से पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में जब उनके साथ इस तरह की घटना हो गई, मारपीट हो गई, फिर वे वापस इंडिया में आ गए। जब वे वापस इंडिया में आ गए तो उनको भारत की कहा गया कि नहीं ठीक है, इनको भी भारत का नागरिक ही बनाया जाएगा, या फिर इनको भारत का नागरिक ही रखा जाएगा। कंप्लीट बस छठा और सातवां आपको बिल्कुल इजीली है। एक पाकिस्तान से भारत में आया, और भारत से पाकिस्तान में आया, परंतु कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान से भी फिर से भारत में आ गए। बिल्कुल इजीली याद रखना। फिर आपके पास आठवां आता है कि भाई जन्म जन्म भारत में पर जॉब विदेश में। सिंपली बिल्कुल इजीली है। इजी कैसा है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में है, वे भारत का नागरिक है, ऐसे में वे विदेश में चला गया है, विदेश में जॉब करने चला गया है, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, वे भारत का ही नागरिक होगा। आठवां आर्टिकल कहता है, आपको समझ आया होगा कि भारत में अगर जन्मा है, जॉब विदेशों में कर रहा है, विदेश में रहकर भी उसको क्या है, भारत की नागरिकता भी मिली है, क्योंकि जन्म उसका भारत में हुआ है। फिर उसके बाद आपका नाइन्थ आर्टिकल कहता है कि भाई भारतीय विदेशी नागरिक है। देखो यहाँ पर कि भाई अगर मान के चलो किसी हिंदू जो भारत का नागरिक है, सॉरी, तो कोई भारत का नागरिक है, उसने वे विदेश में रह रहा है, जॉब विदेश में कर रहा है, और वहां पर उसने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, और जब उसने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही अपनी जो इंडिया की थी वे खत्म हो जाएगी। सिंपल ही कहा गया है, उसकी अपने आप खत्म हो जाएगी। 10वां क्या कहता है, 10वां आर्टिकल कहता है कि आपके नागरिकता के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी, किसी भी तरह का इसके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अगर आप संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हो, अगर आप देशद्रोही हो, आप यहाँ पर घुसपैठ या फिर आप आतंक जैसे हमले कर रहे हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, ऐसे में तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा है, भारत का संविधान है, ये हमें एक लक्ष्मण रेखा देता है, लक्ष्मण रेखा। अगर लक्ष्मण रेखा के आप अंदर है तो आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी काम करिए। अगर आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर पैर रखते हो तो भारत में आपके लिए कड़े नियम है। वैसा ही 10वें में कहा गया कि आपको स्वतंत्रता, आपकी नागरिकता के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं होगी। अगर आप संविधान के अनुसार हो, अनुरूप कार्य कर रहे हो, अगर आप संविधान के विपरीत काम कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता को भी खत्म किया जा सकता है। ये बात कही गई है। और लास्ट आपका 11वां आता है, ये कहता है कि किस नागरिक को, किस व्यक्ति को भारत में नागरिकता देनी है, किसकी खत्म करनी है, ये डिसाइड कौन करेगा, संसद डिसाइड करेगा। बिल्कुल सिंपल ही कहा है, कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगा कि भाई किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। और भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता अगर है, नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, कि यहाँ पर भारत, हम हिमाचल के निवासी है और भारत के नागरिक है। कई देश ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब वहां राज्यों में तो वे नागरिक और साथ में देश के नागरिक है। इसलिए हमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही मैं मानता हूं भारत के। हम पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तमिलनाडु, आपका मिजोरम से लेके गुजरात, पूरे कन्याकुमारी तक हम कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। ये हमें तभी संभव हो पाया, ये हमें तभी फैसिलिटी प्रोवाइड है जब भारत के संविधान की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो आपको इस वीडियो में मैंने बताया क्या क्या, 2 पार्ट्स डिस्कशन किए हमने। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको भाग 3 और भाग 4 की वीडियो अपलोड करूंगी। इस तरह से हमारे 10 वीडियो में, 10 और 11 वीडियो में हमारे 395 आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में बस इतना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।